हेलो, नमस्कार दोस्तों। हाय, मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अनकही चाहत भाग 30। अमित नहा धो के बाहर निकलता है और अपना लाया हुआ सामान पैक करने लग जाता है। निधि की तरफ देखता है जो शून्य को देख रही थी। अमित जाकर निधि के पास बैठता है और उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है। निधि झट से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। देखो निधि, तुम्हें इस बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ। फिजिकल रिलेशन हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है और मैंने तुमसे शादी की है। तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है। अब निधि अमित की तरफ देखने लगती है। ऐसे क्या देख रही हो? ऐसे देखने से सच बदल नहीं जाएगा। लेकिन अमित जी, हमने आपसे थोड़ा समय ही तो मांगा था। ठीक है, सॉरी। आज के बाद मैं तुमसे बिना पूछे तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। प्रॉमिस। नहीं, आप वादा कीजिए। निधि अपने हाथ आगे कर देती है। अमित उसके हाथ पर अपने हाथ रख देता है। चलो, अब अपना मूड ठीक करो और बाहर चलो, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जी। दोनों बाहर आ जाते हैं। निधि अभी भी सोच रही थी। सच ही तो कहा था अमित जी ने। उन्होंने मुझसे शादी की है। उनके भी कुछ अरमान होंगे। हमें इस बात को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। यही सब सोचते हुए बाहर आ जाती है। बाहर अमित की विदाई होती है। उसे खिला पिला कर विदा कर देते हैं ताकि वो शाम को फिर से निधि को लेने आ सके। सब उसे आशीर्वाद रूप में पैसे भी देते हैं। वहीं अमित मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो जाते जाते आमदनी हो रहा है। वो फिर से निधि के पास आता है। मैं शाम को आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। निधि बस हाँ में गर्दन हिला देती है। बाय। निधि भी सर हिला देती है। आइए जीजा जी, हम आपको छोड़ देते हैं। निधि का भाई दीपक कहता है। नहीं नहीं दीपक, तुम इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं चला जाऊँगा अपने कार से। ऐसे नहीं बोलते हैं। आप पहली बार ससुराल से जा रहे हैं, अकेले कैसे जाएंगे? निधि के पापा अमित को समझाने की कोशिश करते हैं। अब बेचारे अमित को मना करते हुए भी नहीं बन रहा था। चलो, वो दीपक के साथ चला जाता है। दीपक अमित जाने के बाद निधि की माँ कहती, निधि जाओ और अपना सारा सामान रख लो, शाम को विदाई है। फिर तुमको सामान जमाने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है अम्मा। निधि अपने कमरे में चली जाती है। इधर दीपक जब अमित के घर पहुंचते हैं तो नीलू मिश्रा और शीला अपना बैग पैक करके गेट पर ही खड़े थे। अमित गेट खटखटाता है। नीलू मिश्रा दरवाज़ा खोलती है। इतना लेट क्यों हो गया तुम्हें आने में? अमित उसे इशारे में ही चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन नीलू उसके इशारे जब तक समझ पाती तब तक दीपक भी उनके सामने आ गया था। अरे दीपक बेटा, आप आइए आइए, अंदर आइए। जी काकी। दीपक भी उनको प्रणाम कर लेता है। वो चाची जी, अम्मा और चाची इनको स्वागत के लिए रोक लिए हैं। जीजा जी को जल्दी निकलना चाहते थे, इसलिए आप इनको मत डांटिए।
दीपक यही सब बोलते हुए नज़र घुमाता है तो बहुत सारे सूटकेस को देखता है। आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? नहीं बेटा, वो क्या है ना, कल की हम लोगों की फ़्लाइट है ना, तो पैकिंग करके रख लेते हैं। शाम में फिर बहू आएगी तो उसका स्वागत में लग जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा ना, इसलिए सब अभी कर कर रख रहे हैं। तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाते हैं। नहीं नहीं चाची जी, हम चाय नाश्ता करके आए हैं। वो जीजा जी को छोड़ने आए थे। अब हम निकलते हैं, शाम में मिलते हैं। और निधि को भी हम छोड़ने आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आना, 2-4 दिन रहना फिर जाना। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा। दीपक वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद नीलू मिश्रा अमित पर बिगड़ती है। कितना टाइम लग गया है तुम्हें, हमें निकलना भी, और तू दीपक को यहाँ लेकर आया था, मुझे बता नहीं सकता था? आज ही हमारा भांडा फूट जाता। मैं क्या करूँ मम्मी, वो पीछे पड़ गया। अच्छा छोड़ो ये सब, जल्दी से पैकिंग करो। मैं क्यों पैकिंग करूँ? मेरा सामान तो शीला ने रख ही दिया होगा। क्यों शीला? अमित शीला को एक हाथों से बाहों में भरते हुआ बोलता है। क्यों, मैं क्यों आपका सामान पैक करूँगी? जाकर अपनी नई बीवी को बोलिए ना। अरे यार, कितना गुस्सा होती हो। गुस्सा नहीं हो तो क्या हुआ है? देख रहे थे कैसे आप निहार रहे थे अपनी नई बीवी को, उससे फुर्सत मिल गया तो अब अपना सब सामान पैक कर लीजिए। बहुत उसे तार रहे थे, और जयमाला के टाइम में अपन नाटक कितना कर रहे थे। अरे शीला में तो वो तो सबको यकीन दिलाने के लिए नाटक था। मेरी असली पत्नी तो तुम ही हो ना। अच्छा अब माफ़ कर दो ना। नहीं ये सब छोड़िए, ये बताइए, आपने इस शादी में लड़के को हाथ नहीं लगाया है ना? कैसी बातें कर रही हो शीला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, खाइए मेरी कसम। अमित उसके सिर पर हाथ रख देता है। तुम्हारी कसम, अब खुश? अब तुम मुस्कुरा दो मेरी जाने मन। 2 दिन हो गया है। अगर तुम दोनों का नौटंकी ख़त्म हो गया तो पैकिंग करो, हमें 1 घंटे में निकलना है। नीलू मिश्रा चिल्लाती है। जी जी मम्मी जी। जल्दी करो, और अपने पापा जी को भी बोल देना, पता नहीं कौन से कोप भवन में जाकर बैठे हुए हैं। और हाँ, पीछे के रास्ते से निकलेंगे, क्योंकि सामने वाले पड़ोसी हमें पहचानने लगे हैं और वो लोग खोजते हुए यहाँ पर ज़रूर आएंगे, तो इसलिए पीछे से निकलना है। हाँ मम्मी। इधर शाम को निधि के घर में विदाई की तैयारी हो रही थी। निधि फिर से दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो गई थी। बस उसका दूल्हा आता और विदाई हो जाती। पूरा परिवार अमित का इंतज़ार कर रहा था। देखते ही देखते शाम के 7 बज जाते हैं, लेकिन अमित नहीं आया था। दूल्हे को ना आते हुए देखकर सब बातें बनाने लग जाते हैं। लगता है निधि का दूल्हा छोड़कर भाग गया। दीपक। हाँ पापा। जाकर देखो तो उन लोगों को, अभी तक आए क्यों नहीं हैं? हाँ पापा, हम देख कर आते हैं। दीपक अपना फटफटिया उठाता है और बगल वाले गांव की तरफ चल देता है। जब वो अमित के घर के बाहर पहुंचता है तो घर पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। दीपक का दिमाग ठनक जाता है। वो पड़ोसियों से पूछने लग जाता है। ये लोग कहाँ गए हैं, आप लोगों ने देखा है क्या? कोई कुछ नहीं बताता है। किसी ने उन लोगों को जाते हुए नहीं देखा है, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता रहता है। अब दीपक का माथा ठनक रहा था। वो घर पर जाकर घरवालों को क्या बोलेगा, यही सोच रहा था। वो अपना फटफटिया उठाते हुए वापस आ जाता है
आते ही उसके पापा उसका रास्ता रोकते हैं। दीपक दामाद बाबू कहाँ हैं? वो दीपक के पीछे देखते हैं लेकिन पीछे कोई दिखाई नहीं देता है। दीपक कुछ बोलते हुए नहीं बन रहा था। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो दीपक, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वो पापा हम उनके घर गए थे लेकिन उनके घर पर ताला लटक रहा है और अगल बगल वालों से हमने पूछने की कोशिश किया तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। निधि के पापा सर पर हाथ रख नीचे बैठ जाते हैं। निधि की मम्मी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अगल बगल की औरतें उन्हें दिलासा दे रहे थे, हमारी बिटिया का अब क्या होगा? निधि की मम्मी निधि के पापा के पास आती है। हो गए खुश हमने बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद करके, मिल गई दिल को शांति। कितना रोई थी हमारी बच्ची कि हमको शादी नहीं करना है, लेकिन एक्को को बात नहीं सुने आप। देखिए क्या हो गया। भैया आपने लड़के का जांच पड़ताल नहीं किए थे क्या? हाँ धनंजय, हम सब कुछ किए थे। तो फिर ये सब कैसे हो गया? मैंने कहा था आप थोड़ी रुक जाइए, मैं एक दो लड़कों से बात करता, एक दो परिवार से बात करता, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब भुगतिए। हाँ पापा, आपने क्यों किया ऐसा? अरे वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आपके जिद से आज उसने उसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। निधि के साथ सोनाली खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी। सोनाली अब निधि को कोस रही थी। कर ली अपने मन की, बचा लिया अपने पापा की इज्जत, अब देखो उनकी क्या इज्जत रह गई है। अगर तू उस टाइम पे मेरी बात मान लेती और मेरे साथ भाग जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। निधि को तो जैसे सांप सूंघ गया था, उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आह! निधि के कानों में उसके पापा की दर्द की भरी चीखें सुनाई देती है। वो पापा करते हुए दौड़ती है। निधि अपने पापा के सीने पर हाथ रखती है कि वो बेहोश हो जाते हैं। पापा उठिए ना प्लीज़, पापा उठिए ना, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको, ये जो कुछ भी है ना ये सब हमारा नसीब है। और आप लोग भी सुन लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा पापा को। पापा उठिए। निधि के पापा की हालत ख़राब देखकर उसके चाचा गाड़ी लेकर आ जाते हैं। सब निधि के पापा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तुरंत ही उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया जाता है। सब लोग डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर आकर उनका चेकअप करते हैं और सबको बताते हैं कि उनको हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक का नाम सुनकर ही निधि की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई, हम तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़े थे। निधि की चाची उसको शांत करवाती है। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि उनका छोटा सा ऑपरेशन होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन, उनको क्या हो गया है? सदमा लगा है और प्लीज़ किसी भी टेंशन भरी बातों से उन्हें दूर रखना होगा। अपने पापा की हालत सुनकर निधि अपने आंसू पोंछ लेती है। सुन लीजिए आप लोग, आज के बाद आप लोग पापा को कुछ नहीं कहेंगे, समझ गए आप लोग? आप सबको हमारी कसम है, हमारे लिए पापा से जान से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। आप लोग उन्हें नहीं कोसेंगे, जो हुआ वो हमारे नसीब में लिखा हुआ था और हम इसके आगे अमित मिश्रा का नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं।
निधि सबको सुनाते हुए हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है। रात में उनका ऑपरेशन सफल होता है। अगले दिन उनको होश आता है। होश आते ही सबसे पहले अपनी बेटी को खोजते हैं। निधि उनसे मिलने जाती है, लेकिन वो निधि से आंख मिलाकर बात नहीं कर रहे थे। वो अपनी नज़र चुरा रहे थे। पापा, हमारी तरफ देखिए ना। जो कुछ भी हो उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए आपको हमसे नज़रें चुराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ही गलती थी। सिर्फ हमारी गलती थी। निधि के पापा कुछ ज़्यादा ही शर्मिंदा थे। 1-2 दिनों में उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाता है और वो 2-4 दिन आराम करने के बाद अपने भाई धनंजय को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं पुलिस स्टेशन चलने के लिए। निधि के चाचा को उनका विचार सही लगता है। दोनों भाई पुलिस स्टेशन चले जाते और कंप्लेंट लिखवाते हैं। सर, हमें कंप्लेंट लिखवानी है। किसके खिलाफ़ और क्या किया है? सर, उन्होंने हमारी बेटी से धोखे से शादी कर लिया है और शादी करके अगले दिन छोड़कर भाग गया है। सारी राम कहानी इंस्पेक्टर साहब को सुनाते हैं। कहीं वो ये लड़का तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब उनको एक फ़ोटो दिखाते हैं। फ़ोटो देखकर निधि के पापा आश्चर्य हो जाते हैं। हाँ हाँ सर, ये तो वही लड़का है। लो, एक और आ गया। इसके नाम का ही चौधरी कंप्लेन करके गया है। ये अलग अलग गांव में 4 जगह शादी करके गया है। क्या? हाँ, शादी करके अगले दिन भाग जाता है और इसका हर जगह अलग अलग नाम है। कहीं पर भावेश है तो कहीं पर रोहन है तो कहीं पर अमित है। इनका यही धंधा है। आप लोगों ने दहेज भी दिया था क्या? निधि के चाचा ना में सर हिलाते हैं, लेकिन निधि के पापा हाँ में जवाब देते हैं। धनंजय चाचा अपने भाई की देखने लग जाते हैं कि उनके भाई ने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। निधि के पापा उनकी ओर नहीं देखते हैं। आप लोग जब शादी करने गए तब क्यों नहीं पुलिस के पास आए थे और लड़के की तफ्तीश करवाते? तो जो आप आज ये लड़के के भागने के बाद आए हैं, और दहेज देना कितना बड़ा जुर्म है आप लोगों को पता है? आप लोगों ने उनके पीछे इतना पैसा खर्च किया है और वो लोग लेकर भाग गया। कितना पैसा खर्च किया है? कुल मिलाकर 30 लाख। उन्होंने कोई ज्वेलरी भी दी है? हाँ सर, हम वो गहना भी लेकर आए हैं। दिखाइए जरा। निधि के पापा उनको ज्वेलरी का डब्बा पकड़ा देते हैं। महेश, इधर आना, जरा चेक करके बताना। जी सर। महेश सारी ज्वेलरी उठाकर बाहर ले जाता है। थोड़ी देर में ही वापस आता है और सब कुछ बताता है कि सब कुछ नकली है। ये सुनकर सब और आश्चर्य हो जाता है। यही उन लोगों का धंधा है। दहेज के लालच में आकर सब लोग अपनी बेटी को उनके हाथों में दे देते हैं और सोचते हैं उनकी बेटी बड़े घर में जा रही है और सुखी रहेंगे, और इसी बात का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं और आप लोगों को मूर्ख बनाकर निकल जाते हैं। मन तो कर रहा है आप लोगों को भी लोकअप में बंद कर दूं, लेकिन आप लोग खुद ही दुख के मारे हुए हैं। इसलिए जाइए, इस लड़के के बारे में कुछ पता रहेगा तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। निधि के पापा और चाचा पुलिस स्टेशन से निकलकर बाहर आ जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। निधि की शादी अब एक हादसा बनकर रह गया था।
जिसे सब भूलने की कोशिश कर रहे थे। निधि ने घर में ही बच्चों को ट्यूशन क्लासेस देना चालू कर दिया था। बच्चों को पढ़ाती थी और खाली समय में वो पार्लर का काम करती थी, मेहंदी लगाना, लोगों के आईब्रो बनाना। उसे इन कामों से में बहुत इंटरेस्ट था और अब वो कुछ भी करती तो लोग उसे कुछ कहते नहीं थे। वो अपना सारा समय कुछ न कुछ करती ही रहती थी। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन निधि बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी उसे चक्कर आता है और वो कुर्सी पर से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उसे यूं गिरते हुए देखकर निधि की माँ पागलों की तरह दौड़ती है। निधि, निधि क्या हुआ तुमको? वो उसका गाल थपथपाते हुए होश में लाने का कोशिश कर रही थी, फिर भी निधि को होश नहीं आता है। अब तक के अगल बगल की कुछ औरतें भी जमा हो जाती है। उसी में से एक औरत थोड़ी बूढ़ी होती है। लाओ हम देखते हैं। हाँ काकी, देखिए ना निधि को क्या हो गया है। औरत निधि के पास बैठ जाती है और उसके नब्ज पकड़कर देखने लग जाती है। उसके बाद उसके पेट को सहलाती है। पेट से है ये क्या बोल रही है काकी आप? ये कैसे हो सकता है? हमारी निधि पेट से कैसे हो सकती है? हमारी बात पर विश्वास नहीं, जाकर डॉक्टर से दिखवा लो। और 2 महीने का पेट है। हमारा तो काम था बताना, हम बता दिए हैं, बाकी तुम लोग देखो। निधि की माँ ने अपने बेटे को भी फ़ोन कर दिया था। तब तक दीपक भी आ जाता है और वो निधि को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर भी उन लोगों को वही खबर देता है जो उस दाई माँ ने दिया था कि निधि प्रेग्नेंट है और बहुत कमज़ोर है उसका ध्यान रखने के लिए। ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दिया है, बाकी आप लोग खाने का ध्यान रखिएगा। अब आप लोग पेशेंट को ले जा सकते हैं, उन्हें होश आ गया है। सब निधि के पास पहुंचते हैं। निधि भी डॉक्टर की बात सुन चुकी थी, बस खाली आंखों से छत को देख रही थी। देखो निधि, तुम परेशान मत हो, हम हैं ना, हम सब सही कर देंगे। कि बच्चा गिरवा लो। तुम्हारे भैया गए हैं डॉक्टर से बात करने के लिए, उसके बाद सब सही हो जाएगा। निधि झटके से अपनी माँ की तरफ देखती है। ये क्या बोल रही हो अम्मा? हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, ये बच्चा हमारा है। लेकिन निधि, इस बच्चे का कुछ भविष्य नहीं है। हम कुछ नहीं जानते हैं, ये बच्चा हमारा है, बस हम ये जानते हैं। निधि इतना बोलकर हॉस्पिटल से उठकर भाग जाती है। निधि की माँ भी उसके पीछे भागती है, लेकिन निधि तेजी से भागकर हॉस्पिटल से निकल जाती है। निधि की माँ वापस दीपक के पास पहुंचती है। अम्मा, हम डॉक्टर से बात कर लिए हैं, चलिए निधि को लेकर चलते हैं। दीपक, निधि घर भाग गई है। क्या? हाँ, लेकिन क्यों? वो ये बच्चा नहीं गिराना चाहती है, इसलिए हॉस्पिटल से भाग गई है। अच्छा चलिए, हम भी घर चलते हैं, पापा को बताएंगे, वही कुछ कर सकते हैं। निधि के घर पहुंचते ही उसकी माँ और भाई भी पहुंच जाते हैं। निधि के पापा को जब ये बात पता लगता तो बेचारे सदमे में ही चले जाते थे। वो तो सोच रहे थे एक हादसा था, बीत गया, 1-2 साल में निधि की अच्छी जगह शादी करा देंगे। लेकिन निधि को बच्चे के साथ कौन अपनाएगा? सबके दिमाग में यही सवाल खटक रहा था। तुम लोग शांत से बैठो, निधि से हम बात करेंगे। निधि के पापा उठकर निधि के कमरे में जाते हैं। निधि आंख बंद करके खामोशी से लेटी हुई थी। निधि? जी पापा। निधि उठकर बैठ जाती है। वो उनके पास बैठ जाते हैं। बेटा, जब हमारी इतनी बात मानी हो तो एक और बात मान लो। क्या पापा?
निधि, इस बच्चे का इस दुनिया में कुछ भविष्य नहीं है। बिना बाप के बच्चे को दुनिया गिरी हुई नज़रों से देखती है। तुम लोगों को कितना भी कहोगी कि तुम शादीशुदा हो और ये तुम्हारा जायज बच्चा है। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ निधि, जो दुनिया की सच्चाई है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पापा, हम कुछ नहीं सुनेंगे। कुछ भी हो जाए, हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन क्यों निधि? तुम अपने भविष्य के साथ खेल रही हो। निधि की मम्मी और उसके भाई भी कमरे में आ जाते हैं। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। उसके चाचा चाची सोनाली सब समझाते हैं। चाचा जी, आप भी ऐसा कह रहे हैं? हाँ बेटा, हम तुम्हारा भविष्य देख रहे हैं, जो इस बच्चे के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं, बहुत सुन लिया आप लोगों ने। अब आप लोगों को कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि हम इस बच्चे को नहीं गिराने वाले हैं। निधि, बिना मतलब की जिद मत करो। चलो मेरे साथ, मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है। हम कहीं नहीं जाएंगे पापा, समझ गए आप? ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें आज इस बच्चे और अपने पापा के बीच किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम इस बच्चे को चुनोगी तो तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। ये क्या बोल रहे हैं आप निधि के पापा? निधि बस भरी हुई आंखों से अपने पापा को देख रही थी। छोड़ दो अम्मा, आज इनकी बात नहीं माने हैं ना, तो ये यही बोलेंगे। हमेशा बस ये हमारे साथ यही करते हैं। जिस हमारी कोई गलती नहीं थी उस हादसे में, लेकिन इन्होंने हमारे स्कूल जाना बंद करवा दिया, ट्यूशन जाना बंद करवा दिया, घर में कैद कर दिया। जिससे हम ना जानते थे पहचानते थे, ना आज तक मिले थे, उससे हमारी शादी करवा दी। हम चुपचाप इनके मान सम्मान के लिए, खुशी के लिए सब कुछ करते रहे। लेकिन अब नहीं अम्मा। अब इनकी खुशी के लिए और इनकी इज्जत के लिए हम अपने बच्चे का जान नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं और हम अपने बच्चे का पेट खुद पाल लेंगे। निधि बेड पर से उठती है और अपना एक बैग लेती है। उसमें कुछ कपड़े और अपने सामान और किताबें रख लेती है। परिवार से दुखी थी, लेकिन फिर भी एक परिवार की फोटो उठाकर रख लेती है। बैग उठाकर बाहर निकलने लग जाती है। निधि के पापा, रोकिए ना निधि को, वो घर छोड़कर चली जा रही है। आप बोलिए ना, घर छोड़कर नहीं जाए। दीपक निधि का बैग छीन लेता है। निधि, ये क्या पागलपंती है? तुम क्यों इस घर को छोड़कर जा रही हो? ये तुम्हारा भी घर है। भैया, हम घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। पापा हमें घर से निकाल रहे हैं, वो भी अपनी जिद के खातिर। हम घर में रहेंगे और बच्चे को लेकर। अगर आपको मंजूर है तो पापा को समझाइए, पापा को मनाइए। जाने दो दीपक, जब इसको दुनिया की ठोकर लगेगी ना, तो ये लौट कर अपने घर ही आएगी। निधि के पापा भी आखिरी फैसला ले चुके थे। दीपक दोनों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बातें नहीं समझते हैं। दीपक के पापा जो एक बार फैसला ले लेते थे, वो अटल रहते थे। निधि अपना सामान लेकर बाहर चली जाती है और गांव से दूर चौक पे पहुंच जाती है। वहीं पर उसे जयराज मिलता है। जयराज भी शायद शहर जाने के लिए चौक पर आया था। वो दूर खड़ी हुई परछाई उसे जानी पहचानी लगती है। ये तो शायद निधि है। ये यहाँ क्या कर रही है?
जयराज निधि के पास पहुंचता है। निधि निधि झट से अपने आंसू पोंछकर उसकी तरफ मुड़ती है। हाँ हाँ, तुम 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 क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं जयराज, हम ठीक है। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? अभी मैं 2 दिन पहले ही गांव आया था तो उससे मिलने नहीं गया, टाइम ही नहीं मिला। सोचा था 1 हफ्ते तक रहूंगा लेकिन बॉस का फ़ोन आ गया इसलिए वापस जा रहा हूँ। तू बता, तू कहाँ जा रही है बैग सब लेकर? मार्केट जा रही है क्या? कुछ खरीदना है? नहीं जयराज, हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। क्या मतलब तुम गांव छोड़कर जा रही हो? कहाँ जा रही हो? नहीं पता हमें कुछ। ये क्या बोल रही है तुम? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? और तू गांव छोड़कर क्यों जा रही है? जयराज उसे बहुत कुछ पूछता है लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती है। निधि, हम माँ बनने वाले हैं। क्या? हाँ। निधि उसे सारी राम कहानी सुनाती है जिसे सुनकर उसे शौक ही लग जाता है। तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? क्या बताती तुम्हें ना जयराज, और कैसे बताती मैं तुम्हें? तुम गांव में थे जो मैं तुम्हें कुछ बताती? मेरा घर से ही निकलना बंद हो गया तो मैं कैसे तुम्हें कुछ बताती? अगर तुम्हें कुछ बताने जाती तो सबको तुम पर ही शक हो जाता, हम पर ही शक हो जाता। और क्या तुम्हें बताने से हमारी शादी नहीं होती, हमारे पेट में ये बच्चा नहीं होता? निधि अपनी बात कहकर रोने लग जाती है। अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, प्लीज चुप हो जाओ। अब बताओ तुम्हारे आगे का प्लान क्या है? क्या बताए? हमारी जिंदगी प्लान बनाने से नहीं चलती है, बस जिंदगी में प्लान घुस जाता है। हम कोई सोच समझ कर थोड़े निकले हैं जो पता रहेगा हम कहाँ जाना है और क्या करना है। अच्छा ठीक है, पहले तुम चुप हो जाओ, चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। नहीं जयराज, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। इसमें बोझ वाली कौन सी बात है निधि? अनजानों के बीच में जाओगी, इससे अच्छा अपने के साथ चलो। नहीं जयराज, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर सब कुछ तुम्हारा खर्चा होगा। हाँ तो क्या हो गया? इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है जयराज। तो फिर मेरे साथ जाने से क्यों मना कर रही हो? हम किसी के ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, मुझे पता है तुम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हो, लेकिन तुम माँ बनने वाली हो। इस हालत में तुम अकेली कहाँ रहोगी? हाँ? और ये दुनिया कैसी है तुम्हें पता है कुछ? तुम अभी 4 दीवारी में सुरक्षित थी। ये दुनिया अकेलों को काटने के लिए दौड़ती है। अभी तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, कुछ दिन मेरे साथ रहना, मतलब मेरे फ्लैट में रहना। जब तुम्हारा डिलीवरी हो जाएगा तो तुम कुछ काम पकड़ लेना और पैसे मुझे दे देना। तुम ये बच्चों को लेकर क्या करोगी, कहाँ जाओगी? जयराज उसे काफ़ी देर तक समझाता है। निधि को भी जयराज की बात सही लगती है, क्योंकि वो किसी अनजान जगह पर किसी अनजान पर भरोसा करने से अच्छा है कि अपने दोस्तों और अपने गांव के लोगों पर विश्वास करे। निधि जयराज के साथ दिल्ली चली जाती है। जयराज उसे अपने फ्लैट में लेकर आता है और खुद के लिए दूसरा फ्लैट ढूंढ लेता है और वहाँ शिफ्ट हो जाता है। बस वो खाना खाने के लिए निधि पर आता था।
निधि के घर पर आता था, क्योंकि बेचारे को खाना बनाना नहीं आता है और घर का खाना किसी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन जयराज जिया को लेकर आता है और उसे भी उसी फ्लैट में रख देता है। दोनों फ्लैट पार्टनर बनकर रहने लगे थे और फिर उनकी दोस्ती और गहरी हो गई थी। दोनों बहनों की तरह रहने लगी थी। ऐसे समय में निधि को किसी अपने की ज़रूरत थी, जो जिया उसकी अपनी बनी थी। एक रात उसे लेबर पेन उठता है और जिया ही जयराज को कॉल करती है और हॉस्पिटल लेकर चलने के लिए कहती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए सर्जरी करना होगा। ऑपरेशन के पास रिसु का जन्म हुआ था। जब रिसु 10 महीने का हो गया, तब हमने भी जिया के साथ स्कूल जाना शुरू कर दिया था और वहीं पर जॉब करने लगे थे, क्योंकि स्कूल जयराज की किसी जानने वाले का था, इसलिए हमारी नौकरी वहाँ पर बिना क्वालिफिकेशन के ही रख लिया था। वहाँ पर हमें हफ्ते में तक बच्चे को पढ़ा कर दिखाना था। हम गांव में बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे, इसलिए बच्चों को पढ़ाना और समझाना हमें अच्छी तरह से आता था। बस डिग्री नहीं थी हमारे पास। लेकिन जयराज के कहने पर उस स्कूल में हमें नौकरी मिल गई और हम स्कूल में जॉब करने लगे। यही हमारी ज़िंदगी है। लेकिन पता नहीं राहुल कहाँ से आ गया हमारी ज़िंदगी में नर्क बनाने के लिए। यही कहानी थी हमारी। और जब रिसु बड़ा हुआ तो हर बच्चे की तरह उसे भी अपने पापा से मिलने की चाह थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि डैड कहाँ है और वो कब आएंगे और वो कैसे दिखते हैं। तो हमने बस उसका मन बहलाने के लिए कह दिया था कि वो कल आएंगे। और हमने उसे एक ऐसी छवि बताई जो बिल्कुल आपसे मिलती थी। इसलिए उस दिन स्कूल में आपको डैड समझकर वो डैड डैड बोलने लगा था। निधि अपनी पूरी राम कहानी धीरज को सुनाती है और धीरज की ओर देखती है, जो उसके और ही ध्यान से देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे खुद के किए हुए कारनामे पर अफसोस हो रहा था। उसके बच्चे का नाजायज बोलने पर और ज़्यादा दुखी हो रहा था। मुंह घुमाकर सामने देखने लग जाता है और मन ही मन सोचता है कि आज निधि को सच बता देता हूँ, नहीं तो इस गिल्ट में मैं जी नहीं पाऊंगा। क्यों मेरी वजह से किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं इसे सब कुछ बता देता हूँ और जो भी ये मुझे सजा देगी मुझे मंजूर होगा। वो यही बातें सब सोच रहा था। मुझे तुमसे कुछ कहना है मिस निधि। तुम्हारी ज़िंदगी में जिस लड़की की वजह से नर्क हुआ वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही उस दिन तुम्हारे साथ बदतमीजी किया था, लेकिन वो सब मैंने इंटेंशनली नहीं किया था, बस नादानी में कर दिया था। मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि मेरे उस किए हुए कारनामे कि तुम्हारी ज़िंदगी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। तुम जो पनिशमेंट दोगी मुझे मंजूर होगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। धीरज एक ही सांस में अपनी बात कह जाता है, लेकिन निधि की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। निधि तुम सुन रही हो? लेकिन फिर भी कुछ आवाज़ नहीं आई। धीरज पीछे पलट कर देखता है तो निधि बेड के टेक लगाकर सो गई थी। ये सो गई? एक तो मैंने इतनी हिम्मत करके अपनी बात रखी और ये सो गई। इसने मेरी बात सुनी कि नहीं? वो निधि के पास जाता है और सीधा करके बेड पर आराम से सुलाकर ब्लैंकेट से कवर कर देता है। घड़ी में देखता है तो सुबह के 5 बज रहे थे। वो भी रूम बंद करके दूसरे रूम में सोने के लिए चला जाता है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नए भाग के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर कहानी अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल कीजिए। थैंक यू।